जी, पक्षियों की आवाज़ कितनी अच्छी होती है ना। और वे कितनी दूर तक भी उड़ सकते हैं। हाँ बच्चों, पंछी आसमान में दूर तक उड़ भी सकते हैं और कुछ पंछी तो ऐसे होते हैं जो एक देश से दूसरे देश तक भी जाते हैं। साइबेरियन बर्ड्स के बारे में आपने सुना होगा। वो भारत में सर्दियों के मौसम में आते हैं और गर्मियों में वापस अपने देश लौट जाते हैं। अध्यापिका जी, क्या आज हम पक्षियों के बारे में पढ़ने वाले हैं? नहीं नहीं, पक्षियों के बारे में नहीं। आज हम एक कविता पढ़ेंगे जिसमें हम पक्षियों की उड़ान के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। अध्यापिका जी, मैं भी कविता लिखती हूँ। अरे वाह, तुम कविता लिखती हो? ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो बताओ मुझे, कविता कहते किसे हैं? अध्यापिका जी, जब हम अपनी कल्पना, अपने भावों को शब्दों में उतारते हैं तो उसे कविता कहते हैं। अरे वाह, बहुत सुंदर। हाँ बच्चों, कविता वास्तव में शब्दों का ही खेल होता है जिसमें जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य केवल उपकरण मात्र ही होते हैं। हाँ प्रियांशी, आप किस तरह की कविताएं लिखती हैं? अध्यापिका जी, मुझे प्रकृति पर लिखना अच्छा लगता है, जैसे नदियाँ, झरने, बगीचे, फूल आदि। फूल फूल तो हमारी प्रकृति की शोभा को बढ़ा देते हैं। अच्छा बताओ, किस किस बच्चे को फूल बहुत अच्छे लगते हैं? मुझे पसंद है फूल और मेरी क्लास के सभी बच्चों को भी। हाँ बच्चों, फूल हम सबको बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन ये तो आप सभी जानते हैं कि फूल खिलने के बाद एक निश्चित सीमा तक ही रहते हैं। उसके बाद क्या होता है? अध्यापिका जी, वे मुरझा जाते हैं। बिल्कुल सही कहा। फूल खिलने के बाद एक समय के पश्चात मुरझा जाते हैं। अच्छा बच्चों, ये बताओ, क्या आप सब अपने भविष्य को लेकर सपने देखते हैं? जी अध्यापिका जी, मेरा सपना है कि मैं बड़ी होकर एक अच्छी कवयित्री बनूं, एक अच्छी लेखिका बनूं। बच्चों, आज की जो हमारी कविता है, इसके कवि हैं कुंवर नारायण जी और कविता का शीर्षक है कविता के बहाने से। ये जो कविता है, ये एक यात्रा है। चिड़िया की यात्रा के माध्यम से, फूल की यात्रा के माध्यम से कवि हमें ये बताना चाहते हैं कि कविता की यात्रा किस प्रकार से होती है। कवि हमें समझाते हैं कि चिड़िया आसमान में दूर तक उड़ती है लेकिन वापस अपने घोंसले में आ जाती है, अर्थात उसकी उड़ान की भी एक सीमा होती है। इसी प्रकार से फूल भी जब खिलते हैं तो एक निश्चित समय के पश्चात वो अपनी परिणति को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात मुरझा जाते हैं। लेकिन कवि हमें ये बताते हैं कि कविता की कोई सीमा नहीं होती, अर्थात जब कविता की रचना की जाती है, जहाँ रचनात्मक ऊर्जा होती है, वहाँ कविता सारे बंधनों से मुक्त हो जाती है। सारे बंधन अपने आप समाप्त हो जाते हैं। जैसे बच्चा जब खेलता है तो उसके खेल में कोई सीमा, कोई बंधन नहीं होता। इसी तरह से कविता में भी समय, घर, बाहर कोई बंधन नहीं रह जाता है। किंतु कवि थोड़े से चिंतित हैं। क्यों? क्योंकि यांत्रिकता के इस युग में उन्हें लगता है कि कविता कहीं न कहीं अपना अस्तित्व खो रही है। इसलिए कवि हमें ये समझाना चाहते हैं कि कविता की जब रचना होती है तो सारे बंधन टूट जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं और कविता खुद ब खुद अपना अस्तित्व पा जाती है। किसी भी चीज की, प्रकृति में कोई न कोई सीमा अवश्य होती है, लेकिन कविता की रचना की कोई सीमा नहीं होती। तो बच्चों, अब आप भली भांति समझ गए होंगे कि इस कविता के माध्यम से कवि हमें क्या समझाना चाहते हैं कि कविता शब्दों का ही खेल है और उसकी कोई सीमा नहीं होती। तो प्रियांशी, अब आप मुझे बताओ कि इस कविता के माध्यम से कवि हमें क्या समझाना चाहते हैं? अध्यापिका जी, इस कविता में कवि हमें बताना चाहते हैं कि जैसे चिड़िया की उड़ान की भी एक सीमा होती है, फूल भी खिलने के बाद मुरझा जाते हैं, परंतु जिस प्रकार बच्चों के खेल की कोई सीमा नहीं होती, कोई बंधन नहीं होता, उसी प्रकार कविता भी सभी बंधनों से मुक्त होती है।